जी देखिए ना 3 महीने हो गए हैं अभी तक बेटी का कोई फ़ोन नहीं आया। आखिरी बार जब हम उससे मिलने गए थे तब वो कह रही थी कि दामाद जी की दुकान ठीक से नहीं चल रही है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। उन लोगों का परिवार कैसे चल रहा होगा। एक बार फ़ोन करके पूछिए ना कि सब खैरियत तो है। अनुराधा जी अपने पति रामकिशोर जी से डिनर टेबल पर चिंता व्यक्त करते हुए पूछे जा रही थी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान की कृपा से सब कुछ खैरियत ही होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार हम बिना कोई फ़ोन किए ही उनके घर चलते हैं। इस बार हम उन्हें एक सरप्राइज़ देंगे। रामकिशोर जी अनुराधा जी को आश्वस्त करते हुए बोले। दूसरे दिन अपने दरवाजे पर माँ बाबूजी को खड़े देखकर अवनी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। माँ बाबूजी आप बिना कोई फ़ोन किए? अवनी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव साफ नजर आई। हाँ बेटी, हम बिना कोई फ़ोन किए ही चले आए, तुझे जो सरप्राइज़ देना था। हंसते हुए अनुराधा जी ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा। रसोई में गर्म चाय चढ़ाकर माँ बाबूजी को अंदर बुलाकर अवनी 2 कुर्सी बैठने के लिए दी। दोपहर के भोजन के समय निखिल घर आया। सब मिलजुल कर गप्पे मारते हुए भोजन समाप्त किए। भोजन के बाद बाबूजी निखिल से कहने लगे, निखिल बेटा, मैं सोच रहा था कि मेरे बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं उससे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वो पैसा तो ऐसे ही बैंक में पड़ा हुआ है और उस पर ब्याज भी बहुत कम आ रहा है। तो क्यों ना वही पैसे से अपना कोई बिजनेस खड़ा करूं, ताकि उससे हर महीने कुछ ना कुछ मुनाफा मुझे होता रहे। बाबूजी, आपने तो बहुत ही अच्छा सोचा है, पर इस उम्र में आप बिजनेस कैसे संभालेंगे? निखिल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। हाँ बेटा, यह बात तुम सही कह रहे हो, पर मैंने सोच कर रखा है कि बिजनेस चलाने के लिए 1-2 लोग रख देंगे। बाबूजी ने दृढ़ता के साथ कहा। तो ठीक है बाबूजी, बिजनेस शुरू करने के लिए आप पहले किराए पर दुकान लेकर देखिए। उसके बाद अगर बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा तो एक दुकान खरीद लीजिएगा। अपने गांव में आप आसानी से कम किराए देकर ये काम कर सकते हैं। निखिल ने सलाह देते हुए कहा। नहीं बेटा, गांव में नहीं, मैं तो सोच रहा था कि शहर में ही ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोल दूं। इसमें भले ही पैसों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, पर मुनाफा भी बहुत होगी। बाबूजी ने निखिल से कहा। दरअसल बाबूजी, मैं इसलिए गांव में खोलने के लिए कह रहा था कि यहाँ शहर में यदि अपना व्यापार चलाते हैं तो गांव में रहकर आप इसे कैसे संभालेंगे? शहर से गांव और गांव से शहर करते करते आप परेशान हो जाएंगे। निखिल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस मुझे बना बनाया शहर में अच्छे शोरूम दिखाओ, जहाँ पर मैं अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर सकूं। बाबूजी ने तो जैसे सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा था। उनकी बातें सुनकर ऐसा ही निखिल को प्रतीत हुआ। शाम के 5 बजने को आए थे। निखिल को अपने दुकान पर जाना था। वो बाबूजी से आज्ञा लिया। निखिल और अवनी की शादी को हुए अभी 2 साल ही हुए थे। चूँकि निखिल और अवनी दोनों एक दूसरे को पहले से ही चाहते थे, उनके बीच के प्रेम को देखकर दोनों के परिवारों ने उनकी शादी में सहमति दी थी। निखिल का परिवार मध्यम वर्गीय था। घर में अकेला ही निखिल कमाने वाला, साथ ही उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। निखिल एक किराए का दुकान चलाकर कपड़ों का व्यापार किया करता था। आमदनी उतनी नहीं थी कि अपना घर बना सके। अभी भी वो लोग किराए के मकान में ही रहते थे। पिछले कई महीनों से रामकिशोर जी देखते आए थे कि वे लोग साल बीतते न बीतते कई बार अपने किराए के मकान व दुकान को बदलते रहते हैं। कभी मकान मालिक साल भर के बाद पैसे बढ़ा देता है या उन्हें खाली करने के लिए कह देता है। निखिल इतना स्वाभिमानी था कि उसने कभी भी अपने ससुर जी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसे तो अपना बिजनेस अपने ही दम पर खड़ा करना था और उसे अपने ही हाथों बड़ा भी करना था। रामकिशोर जी गांव में रहते हुए भी उनका शहर के बड़े बड़े लोगों से परिचय था। निखिल किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं चाहता था, इसलिए उसने कभी कोई मदद ससुर जी से नहीं मांगी। रात को खाना खाकर सब बातें करने बैठे। बाबूजी ने फिर निखिल को अपनी इच्छा जाहिर की। अच्छा ठीक है बाबूजी, हम कल सुबह ही शोरूम देखने के लिए चलेंगे। मेरी एक जान पहचान का
एजेंट है। इस शहर में जितने भी बड़े शोरूम और फ्लैट बन रहे हैं उनकी बिक्री में कुछ कमीशन लेकर वो पूरे पेपर तैयार करवा कर देता है। कल उसी के पास मैं आपको लेकर जाऊंगा, निखिल ने बाबूजी को निश्चिंत करते हुए कहा। अगले दिन निखिल के साथ बाबूजी उस एजेंट से मिले। उन्हें एक शोरूम पसंद भी आ गई। बाबूजी तो चाहते थे कि अपनी बेटी के नाम पर वो बुक करते, पर बेटी के मना करने पर उन्होंने उसे अपने ही नाम पर बुक करा लिया। उस एजेंट ने सारे दस्तावेज कुछ ही दिनों में तैयार करके देने का वादा किया। एडवांस की राशि बाबूजी ने एक चेक पर लिखकर दे दिया। जब बाबूजी ने अवनी के नाम पर वो शोरूम लेना चाह रहे थे तब उनकी बेटी और दामाद समझ चुके थे कि दरअसल बाबूजी उनकी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। पर निखिल तो अपनी काबिलियत पर ही बड़ा बनना चाहता था। कुछ महीने बाद शोरूम की रजिस्ट्री हो गई और बाबूजी ने उस शोरूम की इंटीरियर डेकोरेशन करवाना शुरू कर दिया। महीने भर में इंटीरियर डेकोरेशन का काम संपन्न होकर शोरूम बनकर तैयार हो चुका था। चलो अच्छा ही हुआ, शोरूम बनकर तैयार हो गया। अब बिजनेस से जो मुनाफा आएगा उससे हम लोग बाद में इसे शोरूम की एक ब्रांच दूसरी जगह खोल देंगे, बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब शोरूम को चलाने के लिए बेटा 2 लोगों की नियुक्ति करना भी जरूरी है, माँ जी ने निखिल से कहा। निखिल की तो जैसे अब जान में जान आई। उसने एक राहत की सांस ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने ससुर के शोरूम पर अपने व्यापार को यहाँ शिफ्ट कर ले। जरूर मम्मी जी, मैं कल से ही लोगों को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, यहाँ पर काम करने के लिए लोग तो मुझे शोरूम लेते वक्त ही मिल गए थे। ये प्रॉपर्टी लेते समय ही मुझे उससे मुलाकात हो गई थी, बाबूजी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। बाबूजी के इतना कहते ही बेटी दामाद दोनों ही चौंक गए। बाबूजी, आपको यहाँ पर किसी से ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है। कुछ ही दिनों के लिए तो आप यहाँ पर आए थे। बाबूजी, आपको यहाँ पर इतनी जल्दी काम करने वाले लोग कैसे मिल गए? निखिल ने सवालिया नजरों से बाबूजी से पूछा। हाँ बेटा, मिल तो मुझे गया है, पर कैसे मिला यह मुझे भी नहीं पता। कौन है वो लोग बाबूजी? निखिल और अवनी दोनों ही एक साथ बोल पड़े। मेरा दामाद निखिल है, और कौन? बाबूजी के मुंह से इतना सुनते ही दोनों के आश्चर्य की सीमा न रही। देखो बेटा, यह पूरी प्लानिंग तुम्हारी मम्मी जी की ही थी। हम लोग जानते थे कि तुम इस शोरूम में अपना बिजनेस शुरू नहीं करोगे, इसलिए बेटा तुम जो अभी दुकान किराया देते हो वही किराया मुझे हर महीने इस शोरूम के देते रहना। इससे तुम्हारे मन को ठेस भी नहीं पहुंचेगी कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, और तुम अच्छे से अपना व्यापार भी बढ़ा सकोगे और हमें यह देखकर भी अच्छा लगेगा। चूँकि तुम्हारा दुकान चौराहे से बहुत भीतर पड़ता है, इसलिए तुम्हारी बिक्री भी कम होती है। इसी कारण हमने यह शोरूम शहर के बीचों बीच लिया है ताकि तुम्हारे कपड़ों की बिक्री भी ज़्यादा हो और जल्द ही तुम एक बड़े व्यापारी के रूप में अपने आप को खड़ा कर सको, बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अपने ही दामाद से किराया लेंगे? यह बात तो हमारे प्लानिंग में नहीं थी, माँ जी ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं लेंगे? जितना किराया वो भी अपने दुकान का देता है उतना ही हमें देंगे। इससे उनका स्वाभिमान भी बचा रहेगा, उनके मन को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। क्यों अवनी बेटा, ठीक कहा ना मैंने? निखिल और अवनी अवाक थे। माँ बाबूजी के जिद करने पर उन्होंने अपना बिजनेस उस शोरूम से शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। शोरूम के किराए से बाबूजी के पास जो पैसे आ रहे थे उन्होंने उसे अपने पोते के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलकर उसमें जमा करने लगे ताकि बाद में उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। बहुत आग्रह करने के बाद भी दामाद जी उस शोरूम को अपने नाम से करवाने के लिए राजी नहीं हुए, इसलिए बाबूजी ने उस शोरूम को अपने पोते के नाम से करके अपनी वसीयत तैयार की। इस तरह से बाबूजी के नायाब तरीके से उनके बेटी दामाद खुश रहने लगे। तो दोस्तों, क्या आपकी कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।